चलिए आगे बढ़ेंगे। 48 घंटे का फाइनल चैप्टर, सीएम फेस पर सस्पेंस होगा ओवर। हिंदी पट्टी के तीनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर यही सवाल बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से तीनों राज्यों के लिए 9 सिलेक्टर्स का नाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन होगा यह तय नहीं है। कयासबाजी का दौर जारी है। दिल्ली से जयपुर, भोपाल और रायपुर तक माथापच्ची चल रही है, लेकिन तस्वीर साफ होने के बजाय सस्पेंस और गहरा होता जा रहा है। मोदी जी की जीत है, शिवराज जी की जीत है। वसुंधरा जी हमने देखा है, काम करते हुए देखा है, हम उनके सामने बढ़े हुए हैं। अगर हमारे मन की बात करते हैं तो वसुंधरा जी मेरी चॉइस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो आदेश करता है उसको भी हम मानेंगे। भोपाल से जयपुर तक मंथन, सीएम फेस पर बढ़ी टेंशन। 2 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं और उसके बाद में कई बार लोकसभा सदस्य रही हैं। उस परिवार की प्रतिनिधि हैं जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। अगर बन जाती हैं तो ठीक क्यों नहीं मानेंगे। रमन सिंह पिछले 15 साल से यहाँ पर सीएम रहे, निश्चित रूप से उनका अनुभव है और यदि वो बनते हैं तो अनुभव का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। 3 राज्यों में बीजेपी का नया सिग्नल। अब किसे चुनेगा विधायक दल? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? पता नहीं सर, पता नहीं। हाईकमांड चाहेगी वो बनेगा। हाईकमांड जो फैसला, हाईकमान के फैसले से सहमत नहीं है। हाईकमांड के फैसले से हम सब सहमत हैं, पूरी बीजेपी सहमत है। केंद्र हमारा जो नेतृत्व है, जिसको भी नेतृत्व स्वीकार करेगा, जिसको भी बनाएगा, हम उसको सब फॉलो करेंगे। एमपी में शिवराज, तोमर या पटेल, राजस्थान में महारानी के साथ खेल। मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का तय करेगा वही बनेगा। हमारे यहाँ जो जितने भी माननीय विधायक जीते हैं 115 सब योग्य हैं। जो तय होगा उसमें हमारी सहमति है, परस्पर सहयोग है। ये कोई मम्मी बेटा और जीजी जियाजी की कंपनी नहीं है जो दिल्ली से तय करे। 48 घंटे का फाइनल चैप्टर, सीएम फेस पर सस्पेंस ओवर। अब देखिए, सीएम फेस को लेकर जो सबसे बड़ा पेंच है वो राजस्थान में फंसा हुआ है। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद सरोज पांडे और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया, लेकिन अब तक यह तय नहीं कि विधायक दल की बैठक होगी कब, जिससे सीएम फेस को लेकर राज अब और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद चर्चा तेज है कि बीजेपी नई लीडरशिप को तैयार करने के मूड में है, जबकि वसुंधरा राजे पीछे हटने को तैयार नहीं। अब ऐसे में बीजेपी जेपी नड्डा ने विधायकों के साथ संवाद करके रायशुमारी भी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, एक मजबूत नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व है और यहाँ जो भी होगा अच्छा होगा। मेरा मन ये कहता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व करेगा वही होगा। राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी या फिर विधायक भजन लाल शर्मा का बयान ऐलान है। मरुधरा की सत्ता की कमान किसके हाथों में होगी, सस्पेंस अभी बाकी है। कमल के फूल को जिताना है और कमल का फूल ही है वो जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत सकता। कमल का फूल ही चेहरा पहले भी था और कमल का फूल ही का चेहरा ही बाद में होगा, ये मैं पक्का आपसे कहता हूँ। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद भी बीजेपी नेतृत्व साफ लफ्जों में कुछ कहने को तैयार नहीं। बीजेपी विधायक भी अनुशासित कार्यकर्ता की तरह चुप्पी साधे हुए हैं। फिलहाल जयपुर से दिल्ली तक आम सहमति बनाने की कोशिश जारी है। राजस्थान के लिए नियुक्त तीनों पर्यवेक्षक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े अभी राजस्थान नहीं पहुंचे हैं। तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच सकते हैं, इससे पहले ही राजस्थान में हलचल बढ़ी हुई है।
इधर बीजेपी सीएम फेस पर विधायकों से राय शुमारी भी शुरू कर दी गई है। पूरा दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों के साथ ऑनलाइन संवाद किया। विधानसभा चुनाव में जीत कर आए पार्टी विधायकों का मन टटोलने की कोशिश की। जेपी नड्डा से पहले राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में विधायकों को पर्यवेक्षकों की जानकारी दी गई, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी नेतृत्व और विधायक दल की बैठक पर छोड़ दिया गया, जो रविवार शाम या फिर सोमवार को हो सकती है। यानी अभी सस्पेंस और गहराने वाला है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और 5 साल जो जनता हर पेयजल से लगाकर सारी भुगतती थी, उसका समाधान होने की व्यवस्था होगी। ये हम उम्मीद और आशा के साथ कह सकता हूँ। पार्टी का मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे पास पूर्ण समर्थन है, बहुमत है, पार्टी का मुख्यमंत्री बैठे, मेरे मन की इच्छा यही है बस। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता रहता है, जब भी कोई कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ता है या चुनाव जीत कर आता है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो उनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी में नाम तय करने की, सरकार बनाने की एक पद्धति होती है। उस पद्धति को हम अपना रहे हैं। वो काम शुरू हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में सरकार बन जाएगी। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई। शीघ्र ही विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद आगामी प्रक्रिया तय होगी। मतलब तस्वीर साफ होने में अभी और वक्त लगेगा। इधर सीएम फेस के चुनाव में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूट है, झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है? 6 दिन हो गए हैं। फिलहाल राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जयपुर से दिल्ली तक संभावित चेहरों पर विचार जारी है। अगले 48 घंटों में सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सोमवार को विधायक दल की मीटिंग होनी है। अब इसको लेकर हलचल बढ़ी हुई है। पार्टी के तमाम विधायक पहले ही भोपाल पहुंच चुके हैं। खबर है कि बीजेपी नेतृत्व मध्य प्रदेश में नए चेहरे को सीएम की कमान सौंपना चाहता है और यही वजह है कि अब तक सीएम फेस पर फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक इसलिए बनाया गया है ताकि शिवराज सिंह को नई लीडरशिप को कमान सौंपने के लिए तैयार किया जा सके और इसी के साथ ही शिवराज सिंह का समर्थन कर रहे संघ के नेताओं को मनाया जा सके। संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। पार्टी जिसको तय करेगी, पार्टी और हाईकमांड जिसको चाहेगा वो बनेगा। चेहरे बदलते जाइए, लेकिन मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल पर बीजेपी विधायकों का जवाब नहीं बदलेगा। कहीं पेच नहीं फंसा हुआ है। ऑब्जर्वर पार्टी ने नियुक्त कर दिए और जल्दी नए मुख्यमंत्री तय हो जाएंगे। जो पार्टी जिसको भी निर्णय देगी वो मुख्यमंत्री रहेगा। मध्य प्रदेश में सीएम फेस पर सस्पेंस राजस्थान से भी ज्यादा गहरा है।
ये चर्चा भले ही है कि बीजेपी की रणनीति नए चेहरे को कमान सौंपने की है। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा का नाम सीएम पद की रेस में शुमार है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कि शिवराज सिंह चौहान सीएम पद की रेस में कहीं पिछड़ते नहीं दिख रहे। 3 दिसंबर को नतीजों के बाद से ही दिल्ली आने के बजाय शिवराज सिंह चौहान लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब शिवराज सिंह आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में हैं। पहले हम उन विधानसभा में जा रहे हैं जहां विधानसभा के चुनाव में हम नहीं जीते, लेकिन अब हमारा एक संकल्प है कि सभी 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीते, किसी विधानसभा में हम ना हारे, इसके लिए विजय अभियान प्रारंभ हुआ है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान से बीजेपी के बड़े नेताओं की मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। शुक्रवार शाम को प्रहलाद पटेल ने शिवराज सिंह से मुलाकात की, जो खुद सीएम की रेस में बड़ा चेहरा बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर भोपाल में सियासी हलचल तेज है। वहीं सीएम की रेस में दूसरा बड़ा नाम नरेंद्र सिंह तोमर ने सीएम फेस पर फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, यानी मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा? सामने आ रहे नाम सिर्फ कयास भर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की ओर से जिन 3 नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनसे अलग ही संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा को जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें से मनोहर लाल खट्टर का नाम चौंकाने वाला है। दरअसल खबर है कि संघ का एक बड़ा धड़ा शिवराज सिंह के समर्थन में है, जबकि बीजेपी नेतृत्व भविष्य को देखते हुए नई लीडरशिप तैयार करना चाहता है। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भूमिका बेहद अहम हो सकती है, क्योंकि वो संघ में ऊपर तक पहुंच रखते हैं। वो नई लीडरशिप के लिए संघ के नेताओं को मना सकते हैं। दूसरा, मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही लंबे वक्त तक संघ में साथ रह चुके हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए नियुक्त तीनों पर्यवेक्षकों के भोपाल पहुंचने से पहले ही सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे, विधायक दल का फैसला होगा। भोपाल में सोमवार शाम 4 बजे बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक होनी है। मीटिंग के लिए पहले ही सभी विधायकों को बता दिया गया है। मध्य प्रदेश के लिए नियुक्त तीनों पर्यवेक्षक भी सोमवार सुबह भोपाल पहुंचेंगे। खबर है इस बीच बीजेपी नेतृत्व की कोशिश किसी एक नाम पर सहमति बनाने की है, ताकि सोमवार को बिना किसी विवाद के एक नाम पर मुहर लगाई जा सके। राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी सीएम फेस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। वैसे तो पार्टी के तमाम विधायक पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं जिससे ये साफ हो सके कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कल यानी कि रविवार को दोपहर 12 बजे के बाद विधायक दल की बैठक होने वाली है और इसमें मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल मुहर लग सकती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। विधायक दल की बैठक की तारीख तय है, मीटिंग का समय तय है। अब सिर्फ सीएम फेस तय होना बाकी है, जिसके लिए रायपुर से दिल्ली तक माथापच्ची जारी है। बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रात में ही रायपुर पहुंच रहे हैं। सुबह तक पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रायपुर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे विधायक दल की बैठक होगी। इसी मीटिंग में तय होगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या पुराने चेहरों के साथ जाना चाहिए पार्टी को या फिर नई लीडरशिप को जगह देनी चाहिए? दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वही डेवलपमेंट देगा। लेकिन इसका नेतृत्व कौन करेगा, ये भी तो बड़ा प्रश्न होगा। इसका नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व सोच समझ कर तय करेगा।
यानी ये तय है कि छत्तीसगढ़ के नए मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरों का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। लेकिन सरकार की कमान नए चेहरे के हाथ में होगी या फिर पुराने चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, आखिरी फैसला होना अभी बाकी है। हालांकि चर्चा यही है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी नया चेहरा देना चाहती है। बहुत संभव है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से हो, जिसका संकेत का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। देखिए, हमारे दिल में यही है, हमारे यहाँ पार्टी संगठन जो फैसला करेगा, सारे विधायक मिलकर फैसला करते हैं और हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है, जिसे इस पद के लिए उचित समझेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। जो मुख्य होगा, जिसको भी शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा। हम पूरी ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, तो संगठन जिसको भी तय करता है हम सब मिलकर उसके साथ काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी वो जिम्मेदारी देगी वो निष्ठापूर्वक उस जिम्मेदारी को निभाएगा। अब सबकी नजर रविवार को होने वाली विधायक दल की मीटिंग पर है और इस बात पर भी कि विधायक दल की मीटिंग में किस चेहरे पर मुहर लगती है, या फिर कहिए कि रविवार को किसकी किस्मत चमकेगी। देखिए, दौलत का खेल भी निराला है। जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल नहीं है, और जिसके पास है उसके पास इतनी है कि छिपाने की जगह कम पड़ रही है। ऐसी ही एक धन कुबेर का नाम है धीरज साहू, जो झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, जिनके ठिकानों से इनकम टैक्स की टीम को काले धन का एक ऐसा पहाड़ मिला कि हर तरफ उन्हीं के चर्चा है। क्योंकि कोई इसे जनता से लूटी हुई कमाई बता रहा है, तो कोई इसे वोटर को मैनेज करने का जरिया बता रहा है। और इसलिए हमने लिख दिया है कि नोट में ही वोट है। क्या ये काले धन पर सबसे बड़ी चोट है? नोटों से भरे बैग, 300 करोड़ कैश, काली कमाई पर नेताजी की ऐश। 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है। थैले कम पड़ जाएं, बोरियां कम पड़ जाएं, मशीनें टूट जाएं, लोग थक जाएं, मगर इनका भ्रष्टाचार नहीं थकेगा। अलमारी में खजाना, धीरज साहू का कहां-कहां ठिकाना। 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था, 8 लॉकर खुलना बाकी है। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड, टीवी पर पहली बार नोटों की परेड। कांग्रेस की ये मोहब्बत की दुकान से ये भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइज आज सामने दिख रही है। धीरज साहू का महादेव कनेक्शन, करप्शन पर कांग्रेस की बड़ी टेंशन। चाहे वो महादेव बेटिंग ऐप का लूट हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो छत्तीसगढ़ में, तो ये लूट का पैसा हमेशा कांग्रेस के नेताओं के पास ही क्यों मिलता है? नोट गिनते गिनते थक गई मशीन, अभी बाकी है क्लाइमैक्स सीन। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। कांग्रेस सांसद की कालाबाजारी, नोटों से भरी मिली अलमारी। करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, एक को ले आओ दूसरी अपने आप आ जाती है। नोट में ही वोट है, काले धन पर सबसे बड़ी चोट है।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद संपत्ति का आंकड़ा 300 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो कर लीजिए, क्योंकि यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है। 4 दिन से नोटों की गिनती जारी है और अभी तक यह गिनती पूरी नहीं हुई है। सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि इनकम टैक्स की टीम को जितने नोटों के पैकेट मिले हैं उनमें से अभी आधों की ही गिनती हो पाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जिस सांसद ने 5 साल पहले हलफनामे में अपनी दौलत 34 करोड़ बताई हो, उसके पास 300 करोड़ से ज्यादा का काला धन कहां से आया? बोरे में नोट, बैग में नोट, अलमारी में नोट, दीवार में नोट, लॉकर में नोट, 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट। जहां तक नजर जाएगी वहां तक नोट ही नोट। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन नोट खत्म नहीं होंगे। ये काले धन का वो पहाड़ है जिसकी गिनती पिछले 4 दिन से जारी है, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई है। यकीन मानिए, नोट गिनने वाली मशीनों ने भी जवाब दे दिया है कि हमसे ना हो पाएगा। दिन बदल रहा है, नंबर बदल रहे हैं, लेकिन अभी तक पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता कि नोट बरामदगी का ये आंकड़ा कहां तक जाएगा, क्योंकि पहले दिन खबर आई कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से इनकम टैक्स की रेड में करीब 100 करोड़ रुपए मिले। दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़कर 150 करोड़ तक पहुंचा, तीसरे दिन 200 करोड़ और अब चौथे दिन गिनती 300 करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन नोटों की गिनती अभी तक जारी है। अभी तक जो नकदी बरामद की गई है वो 300 करोड़ के करीब है, मगर ये आंकड़ा और भी हैरत अंगेज तरीके से बढ़ सकता है। और उसकी वजह ये है कि अभी कम से कम 9-10 कमरे हैं, कभी करीब 8-9 लॉकर हैं जिनको कि अभी खोलना और खंगालना बाकी है। और ये माना जा रहा है कि इसमें और भी ज़्यादा मात्रा में नकदी मिल सकती है, जिस तरह से मनी ट्रेल मिल रही है। और जो धनराशि सामने आ रही है वो बता रही है कि काले धन का कितना बड़ा कुचक्र इन तमाम दीवारों के इर्द गिर्द दफन था, और ये छानबीन अभी भी जारी है। धीरज साहू के कुबेर लोग का पता लगाने के लिए दर्जनों इनकम टैक्स की टीम लगी है। जिन राज्यों में छापेमारी हो रही है उनमें ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जिनमें ओडिशा के बोलांगीर, संबलपुर, सुंदरगढ़, टिटलागढ़, बौद्ध, राउरकेला और भुवनेश्वर से बड़े पैमाने पर नोट बरामद किए गए हैं, जबकि झारखंड के बोकारो, रांची और लोहरदगा में भी काला खजाना मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी छापेमारी जारी है। ये बताने के लिए काफी है कि नोटों की गिनती इतने भर से खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि अभी लॉकर में मिली ज्वेलरी और तमाम गोल्ड बॉन्ड की कीमत लगाया जाना बाकी है। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये राजनीतिक इतिहास में किसी नेता के घर पर हुई अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है, क्योंकि इसने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटों के इस पहाड़ को लेकर पूरी कांग्रेस को निशाने पर लिया है और यहां तक कह दिया है कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से है। आखिर कांग्रेस ने कहां कहां काली कमाई और कहां कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती अभी भी जारी है।
कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। मोहब्बत की दुकान पर राहुल गांधी की ये करप्शन का कैसा कारोबार चल रहा है, तो ये किसको लूट कर पैसा भरा गया है, कांग्रेस का ये नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम है, इसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। वो कांग्रेस पार्टी जो हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अब तक चुप्पी साध कर क्यों बैठी है? उधर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पार्टी ये कहते हुए धीरज साहू का बचाव कर रही हैं कि वो उद्योगपति हैं, पैसा उनके पास नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे। उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो व्यवसाय जो करेंगे उसके उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है। कांग्रेस के लीडर के घर में ही क्यों छापा पड़ रहा है, चाहे ईडी का हो या इनकम टैक्स का। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिजनेस का इतना पैसा कैश में कौन रखता है? जब छोटे छोटे व्यापारी और रेडी पटरी वाले तक डिजिटल मोड में आ चुके हैं, तब कांग्रेस के एक सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिले तो सवाल लाजमी है। सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट 300 करोड़ हो चुका है। और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। 2 बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और राहुल गांधी जी के काफी नजदीक हैं। और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि कहीं इस पैसे का महादेव ऐप से कोई कनेक्शन तो नहीं? कहीं ये पैसा हाल में हुए विधानसभा चुनाव में वोट को मैनेज करने के लिए तो नहीं था? ये वो सवाल है जिसे लेकर बीजेपी चौतरफा हमलावर है। 1952 से लेके आज तक केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, जो भ्रष्टाचारी है उसी को सांसद बना रहे हो, जो भ्रष्टाचारी है उसी के साथ जो है गलबैयां डालते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए। और पिछले 3 दिन से रेड चल रहा है, अभी तक उन्हें निकाला नहीं गया। और मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो, और जो झारखंड में लीकर घोटाला चल रहा है, इसके तार उससे जुड़े हुए हैं। और ये कैश रिकवरी यदि स्टार्ट होगी तो ये 1000-2000 करोड़ रुपए तक जाएगा। कि जो लूट का पैसा मिल रहा है, किसका एटीएम था कांग्रेस के आला कमान में? ये कांग्रेस का नेता, चाहे वो महादेव बेटिंग ऐप का लूट हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो छत्तीसगढ़ में, और अब कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद के घर से 200 करोड़ रुपए बरामद होना, तो ये लूट का पैसा हमेशा कांग्रेस के नेताओं के पास ही क्यों मिलता है? अगर कुछ पैसे मिले हैं तो जांच का विषय है, जांच कर लिया जाए और पैसे कहां से आए, किसकी गलती है, उसके ऊपर वैसी कार्रवाई की जाए। वैसे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि जिस सांसद ने 5 साल पहले चुनाव लड़ते वक्त अपने हलफनामे में अपने पास सिर्फ 27 लाख की नकदी बताई हो, उसके पास 300 करोड़ का कैश कहां से आया? ये वही हलफनामा है जो 2018 में धीरज साहू ने दाखिल किया था। इसमें धीरज साहू ने अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ 83 लाख रुपए बताई थी, जिसमें उनकी चल संपत्ति 2 करोड़ 4 लाख रुपए की थी। धीरज साहू के पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW। हलफनामे के मुताबिक धीरज साहू पर 2 करोड़ 36 लाख की देनदारी यानी उधारी भी थी। तो क्या उस वक्त धीरज साहू ने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला था? और अगर नहीं बोला तो ऐसा कौन सा पैसों का पेड़ धीरज साहू के हाथ लग गया जिसने उनकी संपत्ति को महज 5 साल में 10 से 20 गुना बढ़ा दिया? क्योंकि बात सिर्फ इनकम टैक्स की छापेमारी में बरामद 300 करोड़ रुपए के कैश की नहीं है, उस बेनामी संपत्ति की भी है जो अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी तक कई ऐसे लॉकर हैं जिनकी गिनती बाकी है।
धीरज साहू के ठिकानों से मिले काले धन को लेकर बीजेपी हमलावर है। वो कांग्रेस पर हर मोर्चे से अटैक कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत ऐसी कि वो समझ ही नहीं पा रही कि वो अपने नेता को डिफेंड करे तो कैसे करे, क्योंकि पहले कांग्रेस ये कहकर ईडी या इनकम टैक्स की रेड का विरोध कर देती थी कि ये सब कुछ उनके नेताओं को परेशान करने के लिए हो रहा है। लेकिन धीरज साहू ने कांग्रेस को करप्शन के मोर्चे पर बुरी तरह से उलझा दिया है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। धीरज साहू के नाम से कांग्रेस जितना बचने की कोशिश कर रही है उतना ही उलझती जा रही है। इस वक्त कोई ऐसा शहर नहीं जहां बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा न खोल रखा हो। भ्रष्टाचारी कांग्रेस, भ्रष्टाचारी कांग्रेस, देश के लुटेरे कांग्रेस, भ्रष्टाचारी कांग्रेस, भ्रष्टाचारी कांग्रेस, राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और गिनते गिनते आईटी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी थक गए और अभी तक जारी है। कांग्रेस पार्टी का परिचय का मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार है। बलदेव सिंह साहू, इनका लीकर का बिजनेस, उनके भाई धीरज प्रसाद साहू जो कांग्रेस के 3 टर्म के एमपी, राज्यसभा के एमपी, इनके अलग अलग स्थानों पर जब जांच की तो सामने आया हर गोडाउन में भरा हुआ है नोटों की गठरियां। और हम तो मांग करते हैं कि कांग्रेस ने नोटबंदी का विरोध किया, लेकिन अपने काले करतूतों से पूरी नोट की गठरियां बांधकर अपने गोडाउन में रखते हैं। ऐसे कांग्रेस को जो नोटबंदी का विरोध करती है उसको गांवबंदी किया जाए, शहरबंदी किया जाए। मोदी सरकार की यह गारंटी है कि जहां जहां काला धन होगा वहां वहां प्रहार होगा। बीजेपी धीरज साहू के घर से मिली बेनामी संपत्ति को काले धन से जोड़ रही है और इनकम टैक्स की छापेमारी को काले धन के खिलाफ सबसे बड़ी चोट बता रही है। क्योंकि अब तक कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल ये कहते हुए सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते थे कि ईडी और इनकम टैक्स की जांच सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों होती है। लेकिन जिस तरह से धीरज साहू के घर ये कुबेर का खजाना मिला है, उससे कांग्रेस खुद सवालों के चक्रव्यूह में फंसती दिखाई दे रही है। सवाल नंबर 1, धीरज साहू के पास इतनी दौलत है, क्या इसका अंदाजा कांग्रेस को पहले से नहीं था? सवाल नंबर 2, क्या धीरज साहू जैसे खिलाड़ी इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में वोट को मैनेज करने के लिए करते हैं? सवाल नंबर 3, धीरज साहू के घर से मिले इस खजाने में क्या झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का भी हिस्सा है? दरअसल 2024 के आखिर में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक भी गलती झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार के लिए भारी पड़ सकती है। और ये बात बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में साफ भी कर दी है, जहां हर कोई भूपेश बघेल को मजबूत मानकर चल रहा था, वहां बीजेपी ने उन्हें महादेव ऐप के ऐसे चक्रव्यूह में उलझाया कि बघेल का नाम तो खराब हुआ ही, सरकार भी चली गई। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। दरअसल अब तक जितनी भी बड़ी नकदी इनकम टैक्स या ईडी की छापेमारी में बरामद हुई है, उसमें अब तक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के कनेक्शन की बात ही होती रही है। ऐसा उस वक्त हुआ था जब दिसंबर 2021 में यूपी के कन्नौज में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर में ईडी को काले धन का पूरा साम्राज्य मिला था। तब बीजेपी ने पीयूष जैन का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वो पीयूष जैन को जानती तक नहीं है। लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी ये साबित कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी
और 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। अब बीजेपी के पास कांग्रेस को घेरने का वैलिड पॉइंट है, क्योंकि धीरज साहू न सिर्फ 3 बार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, बल्कि उनके बड़े भाई शिव प्रताप साहू भी कांग्रेस से 2 बार सांसद रह चुके हैं। ये कांग्रेस पर ठप्पे की तरह लगा हुआ है, जिसे वो चाहकर भी हटा नहीं पाएगी।